हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने साइंस टेस्ट में 1 और 2 देखा था, तो आज हम लोगों का साइंस टेस्ट जो है ये 3rd नंबर है, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। तो हम लोग साइंस जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था, जो भी बच्चे नए होंगे वो समझेंगे इस बातों को कि ये जो साइंस हो रहा है हम लोगों का, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो, सचिवालय दे रहे हो, या एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, तो सबके लिए यूजफुल होगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो पता ही चलेगा, प्रीवियस पेपर पढ़ते हैं किस तरह के क्वेश्चंस के लेवल आजकल हो गए हैं। तो इस पे हम लोग बात करते हैं। और जैसा कि हम लोगों के चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, उस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं अब, और आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत होती है आज से, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों का दिखा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है, इस पे बात करेंगे। तो कोशिका का जीवित अंश, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, यह किससे बना होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग सोचिए, दीजिए, सही कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए आप लोग। तो अगर हम लोग बात करें कोशिका का, तो ये है हम लोगों का सेल, कोशिका। कोशिका का ये पार्ट है न्यूक्लियस, और ये कहलाता है न्यूक्लियोलस, ये कहलाता है न्यूक्लियोलस। तो इसमें हम लोगों का पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रोटोप्लाज्म है। तो यहां पे जो मटेरियल पाया जाता है बाबू, इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं बाबू न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि कोशिका के अंदर में जो सेल न्यूक्लियस के बाहर है, सेल न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, और सेल न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जब हम लोग साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म को जब जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। लेकिन यहीं पे होता है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पे होता है हम लोग का गोल्जी बॉडी, यहीं पे होता है राइबोसोम। तो ये जो लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सबके सब कहलाते हैं सेल ऑर्गन। क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गन, जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों का प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, इसमें हम लोगों का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और अन्य सेल ऑर्गन भी होते हैं। यानी जीव द्रव्य 3 चीजों से मिलकर बना है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर यह बना हुआ है। अब जीव द्रव्य का खोज किसने किया बाबू? प्रोटोप्लाज्म का खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता है, इसका नाम है जिसका डुजार्डिन, डुजार्डिन। लेकिन इसका नाम किसने दिया बाबू? तो नाम दिया पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने। जीव द्रव्य का नाम देने वाला साइंटिस्ट है पुरकिंजे, और इसको खोजने वाला साइंटिस्ट है डुजार्डिन, डुजार्डिन। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बाबू, इस पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किन 2 अभिकारक के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी? इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। क्या दे रहे हैं आप लोग आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए आप, महान है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दिए, महान है। चलिए दीजिए, क्या दे रहे हैं आप लोग? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक एंड नाइट्रिक एसिड। क्या होगा आंसर? बोलो बाबू, क्या होगा? मैग्नीशियम प्लस HCl, तो मेटल प्लस HCl हाइड्रोजन गैस, कॉपर प्लस डाइल्यूट, कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl हाइड्रोजन गैस, मेटल है ना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl बराबर CO2 गैस, जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड बराबर हाइड्रोजन गैस। ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि ये तीनों में तो ऑप्शन में क्या है, मेटल है, मेटल है। क्लियर? तो ये तो नहीं होगा, तो ये तीनों में कैसे होगा बाबू? कोई एक ही आंसर देना है। तो याद रखेंगे कि कॉपर जो है HCl से रिएक्शन नहीं करता है, कॉपर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं करता है, और जस्ता जो है नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, और करेगा भी तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, H2O देगा।
ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, H2O देगा अगर करेगा भी तो। आया बात समझ में? कॉपर से HCl रिएक्शन ही नहीं करता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ए होगा। था ना क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोगों का क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा एक मुक्त जीवी जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है? बताइए। क्लास्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर, ये दोनों मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और आप जिसको खोज रहे थे राइजोबियम, तो राइजोबियम कहाँ रहता है बाबू? तो ये दलहन पौधों की जड़ों में रहता है। इसलिए राइजोबियम ढूंढने की कोशिश ना करेंगे। और ये जो है एनाबीना, एजोला, नॉस्टक, ये सब झाड़ियों का नाम है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू देखेंगे। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है, यूरिया में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है। आंसर देंगे आप लोग, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर दो, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? तो यूरिया से तो पहले तो ये जान लो बाबू कि CONH2 का होल ट्वाइस कहलाता है यूरिया, और इसका केमिकल नेम होता है बाबू जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बाएमाइड के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और इसमें 46.6% नाइट्रोजन होता है, इसलिए यूरिया को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक। नाइट्रोजनी उर्वरक के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? यूरिया को जानते हैं। यूरिया को नाइट्रोजनी उर्वरक के नाम से जानते हैं, और इसमें 46.6% नाइट्रोजन होता है, और इसका केमिकल फार्मूला CONH2 का होल ट्वाइस होता है, और इसे हम लोग केमिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कार्बाएमाइड के नाम से इसे हम लोग जानेंगे। कार्बाएमाइड के नाम से हम लोग इसे जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? कैलोरीफिक वैल्यू बताना है कि अधिक किसका है। तो उपला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? काऊ डंग केक, और इसका होता है 6 से 8। CNG का होता है कितना बाबू? अप्रोक्स 50। कोयला का होता है बाबू 25 से 32। हाइड्रोजन का होता है 142 किलो जूल पर ग्राम। तो सबसे अधिक किसका है बाबू? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हम लोग जो LPG सिलेंडर यूज करते हैं, LPG गैस, इसमें हम लोग का होता है 50 किलो जूल पर ग्राम। अब सोच रहे हैं कि जो LPG हम लोग यूज करते हैं उसका कैलोरीफिक मान, ऊष्मीय मान 50 है, अप्रोक्स 50। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन को यूज करने लगे, ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम लोग हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन वाला सिलेंडर 3 महीना चलेगा, क्योंकि इसका 142 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक अच्छा ईंधन है, लेकिन अभी हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं। इसका यूज अभी रॉकेट ईंधन में हो रहा है, रॉकेट इंजन में क्रायोजेनिक फ्यूल्स के रूप में हो रहा है। जिस दिन हाइड्रोजन का होने लगेगा तो ये हम लोगों के लिए काफी वरदान सिद्ध होगा, लेकिन ये भविष्य में होगा, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं बाबू? हाइड्रोजन को कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 6। बोल रहा है कि एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, उसमें कितने एटम है, कितने एटम है, कितने एटम है, परमाणु है। तो देखो दिया हुआ है बाबू NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। तो ऑक्सीजन कितना है बाबू? 4 है। सल्फर कितना है बाबू? 1 है। नाइट्रोजन कितना है बाबू? नाइट्रोजन होल ट्वाइस है, तो नाइट्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितना है? 8। तो 8 4 12, 1 13 2 15, 13 2 15।
आया समझ में बात? ये क्वेश्चन अपने आप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। और याद रहे, अगर अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बाबू कि टीसू किसे कहेंगे? टीसू किसे कहेंगे? ऊतक किसे कहेंगे? तो ऊतक का डिफिनीशन क्या है बाबू? अगर ऊतक को समझेंगे तो हमारे शरीर में सबसे छोटा सेल है। सेल के बाद जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और यह सिस्टम बनता है तो हमारा एक सुंदर सा शरीर बनता है। क्लियर? तो इसमें बोल रहा है कि टिश्यू क्या है? तो टिश्यू वैसे कोशिकाओं के समूह होते हैं जो दिखने में, कार्य करने में, संरचना में समान होते हैं। यानी ऊतक जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। ऊतक क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, कोशिकाओं का समूह है। लेकिन इसमें जो भी कोशिका होगी, जो भी सेल होगा, उसका ओरिजिन भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, फंक्शन भी सेम होगा। सब एक ही तरह के काम को प्रतिपादित करेंगे। टिश्यू का डिफिनीशन इसलिए क्या होगा? डी नंबर बेस्ट आंसर होगा। और याद रखेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। हिस्टोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। और सेल के स्टडी के विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी से होती है? फ्लोराइड यानी फ्लोरीन, फ्लोरीन की कमी से, फ्लोरीन की कमी से, फ्लोरीन की कमी से हम लोगों का दांत जो है कमजोर हो जाता है। इनामेल कमजोर हो जाता है। इनामेल क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। और जब इनामेल कमजोर हो जाएगा तो दांतों का क्षय होने लगेगा। और इसी क्षय को बोलते हैं हम लोग दंत क्षय। क्या बोलते हैं? दंत क्षय। इसलिए हम लोग फ्लोरीन कहां से लेते हैं? तो फ्लोरीन हम लोगों के सब्जी से मिल सकता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकता है। फ्लोरीन की जब भी हमारे बॉडी में कमी होगी तो ये ड्रिंकिंग वाटर से मिलेगा, वेजिटेबल्स में मिलेगा, चाय पत्ता में मिलेगा फ्लोरीन। इसके अलावा ये जो फ्लोरीन है यह हम लोगों को प्रचुर मात्रा में मिलता है। कहां से बाबू? कहां से मिलेगा हम लोगों को? तो टूथपेस्ट में। जो कंपनियां हैं टूथपेस्ट बनाती है वो उसमें फ्लोरीन को मिक्स करती है। तो ध्यान रखना होगा कि जो हम लोग यूज करते हैं टूथपेस्ट उसमें फ्लोरीन होता है। अब प्रचार क्या देता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक तो नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। जरूरी क्या है कि हमारे टूथपेस्ट में फ्लोरीन होना चाहिए, नहीं तो दांत का इनामेल क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। HIV वायरस किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता को समाप्त कर देता है, कमजोर कर देता है। ऐसा क्यों करता है? तो हमारे शरीर में पाया जाता है WBC, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। और WBC का ही पार्ट होता है बाबू जिसे हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का भी वही काम है, एंटीबॉडी को मजबूत करना, एंटीबॉडी को मजबूत करना। तो ये क्या करता है कि हमारे लिम्फोसाइट को ही नष्ट कर देता है। HIV के जो वायरस होते हैं ये हमारे लिम्फोसाइट कोशिका को समाप्त कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। इसलिए हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। और HIV से व्यक्ति मरने का कारण क्या है? कि उसका लिम्फोसाइट डैमेज हो गया। तो कोई भी बीमारी तुरंत अटैक करेगा। जैसे एंटीबॉडी कमजोर हो गया तो कोई भी बीमारी, जैसे अभी सुन रहे होंगे कि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाइए नहीं तो कोरोना अटैक कर देगा। कोरोना घूम रहा है सब जगह, आज जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको नहीं प्रभावित करेगा। तो उसी तरह से HIV क्या करता है कि हमारे लिम्फोसाइट को डैमेज कर देता है। और जब ये डैमेज कर देगा तो ढेर सारी बीमारियां एक साथ हो जाएगी और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है? तो पर्यावरण के संवेदन को, पर्यावरण में जो चेंज हो रहा है उसको सबसे पहले कौन पहचानेगा? तो ये क्वालिटी तो हम में है नहीं, इंसेक्ट में भी नहीं है, रेप्टाइल्स में भी नहीं, एम्फीबियन है। क्योंकि पर्यावरण चेंज अगर बाहर का होगा तो भी पता, जल का होगा तो भी पता। दोनों पता किसको है? उभयचर को है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो होता है वो पोलर बियर होता है, ध्रुवीय भालू। ठीक है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में कौन सा होगा? मेढक, उभयचर। उभयचर में कौन कौन से आते हैं बाबू? तो मेढक आता है। मेढक की ही एक प्रजाति है जिसे टोड कहते हैं। मेढक की ही एक प्रजाति है जिसे हाइला कहते हैं। और इसी में एक आता है जानवर जिसे हम लोग सालमेंडर के नाम से जानते हैं। सालमेंडर, सालमेंडर के नाम से जानते हैं। ये कहलाते हैं उभयचर।
ठीक है, उभयचर कहलाते हैं, यानी एम्फीबियन कहलाते हैं। ये जल में भी रह सकते हैं, बाहर में भी रह सकते हैं, दोनों जगहों पर ये जिंदा रह सकते हैं जानवर। ठीक है, ये जानवर जो होते हैं, पानी की कमी होती है तो समुद्र के अंदर ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, फिर पानी आएगा तो दिखेंगे। तो मिट्टी के अंदर जाने की प्रक्रिया इन लोगों का कहलाता है सुषुप्तावस्था। तो मेढक जब सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है तो किससे सांस लेता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब मेढक सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं, डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तो उस समय स्किन से सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं बाबू? स्किन से सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। समय इसके लिए आपको 1 मिनट का दे रहे हैं, 1 मिनट का समय है आपके पास इसका आंसर देने के लिए। आंसर दीजिए आप लोग, क्या दे रहे हैं आंसर? चलिए, तो समय आपका हुआ समाप्त। क्या आप लोगों ने आंसर दिया, इसको देखा जाए। कह रहा है कि निम्न में से किस कीटभक्षी पौधे को संडीव पौधे या दलदली पौधे के नाम से जानते हैं? पहले तो बाबू ये समझना होगा कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट कीटभक्षी पौधे हैं क्या। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे उन पौधों को कहते हैं जो कीटों को मारते हैं। कीटों को मारने से अच्छा है कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों के भक्षण का मतलब कि ये कीट को खा जाते हैं, कीट को पकड़ लेते हैं। तो ये कीटों को क्यों खाते हैं, ये पौधे इस तरह की गलतियां क्यों करते हैं, ये कीटों को क्यों खाते हैं? तो कीटभक्षी पौधे कीटों को इसीलिए खाते हैं बाबू क्योंकि इनमें नाइट्रोजन नहीं होता। मतलब कीटभक्षी पौधे वैसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो ये नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए अपने पत्तियों का आकार घड़ा की तरह कर लेते हैं, और ये घड़ा में जो ही कीट जाता है कीट को फंसा लेते हैं, और कीट को ये पूरा नाइट्रोजन ले लेते हैं उससे। तो ये कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। पूरी दुनिया में कीटभक्षी पौधे की 400 से अधिक प्रजातियां हैं। हमारे देश में 30 प्रजातियां पाई जाती है, और 30 प्रजातियां हम लोगों के मेघालय में पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। पूछा गया क्वेश्चन है। तो निपेंथिज भी एक कीटभक्षी पौधा है, ड्रोसेरा भी एक कीटभक्षी पौधा है, डायोनिया भी एक कीटभक्षी पौधा है, यूट्रिकुलेरिया भी एक पौधा है, और ये जो ड्रोसेरा है इसी को संडीव के भी नाम से जानते हैं। संडीव प्लांट या दलदली प्लांट ड्रोसेरा को ही कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया को बोलते हैं जलीय कीटभक्षी पौधा। जलीय कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं हम लोग? तो जलीय कीटभक्षी पौधा कहते हैं यूट्रिकुलेरिया को, यूट्रिकुलेरिया को कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे पर्यावरण का संकट कहते हैं, पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं, पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? ऐसा कौन सा प्लांट है? तो जनरली बबूल को ऐसा नहीं कहते। नीम तो जो है हम लोग के लिए औषधि में काम आता है, अमलतास भी औषधि में काम आता है। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस को गांवों में लोग सफेदा भी कहते हैं। ठीक है, सफेदा भी कहते हैं। यूकेलिप्टस प्लांट को लाने वाले हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए विदेश में घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे ये प्लांट खूब था। तो इस प्लांट को सोचे कि हम भी भारत में लेके आते हैं, भारत में इसको उगाते हैं। तो इंदिरा गांधी के काल में ये प्लांट फ्री में बंटा था कि ले जाकर के लोग लगाएंगे अपने गाँव में। तो गाँव में लगाएंगे तो इस प्लांट का खूबी है कि ये जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे भी जाता है, और नीचे इसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये पानी अगल बगल में जो भी रहेगा सबसे पानी ले लेगा, यानी अगल बगल वाले प्लांट को पानी नहीं देगा। अब पानी नहीं देगा तो अगल बगल वाले प्लांट का विकास नहीं होगा। इसलिए यूकेलिप्टस को कहा गया है पर्यावरण का आतंकवादी। पर्यावरण का आतंकवादी इसे नाम दिया गया है। इसी तरह का एक पौधा अभी चर्चा में है, जिससे पिछला बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन था, जिसको हम लोग बोलते हैं विदेशी बबूल। सड़क के किनारे, नहर के किनारे आप लोग जाते होंगे तो जैसे ये बबूल लिखा हुआ है, तो जो इंडिया में बबूल सामान्यतः होते थे वो प्लांट की तरह होते थे, वृक्ष की तरह बड़े बड़े होते थे। लेकिन ये क्या है कि झाड़ी की तरह रहेगा, जिसे विदेशी बबूल, अंग्रेजी बबूल कहा गया है। तो इस प्लांट को भी लाने वाली इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी ने इस प्लांट को हेलीकॉप्टर से पूरा नहर के चारों तरफ छिड़कवा दिया, रोड के चारों तरफ।
और ये प्लांट ऐसे हैं कि किसी भी प्लांट को अपने अगल बगल नहीं रहने देते हैं। तो फिलहाल दिल्ली में इसको बैन किया गया है, अंग्रेजी बबूल को, और पूरे देश में बैन करने की बात चल रही है। ठीक है, तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो देखने में तो हरियाली लगते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या है, पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक है, बायोडाइवर्सिटी को उनसे खतरा है। तो उसी में से एक प्लांट है यूकेलिप्टस। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन है? ताप स्थल जिसे अंग्रेजी में हॉट स्पॉट कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे बाबू, हॉट स्पॉट के नाम से जानेंगे। तो कोरोना काल में तो हॉट स्पॉट सब समझ गया कि हॉट स्पॉट वैसे जगहों को कहेंगे जहां पे ज्यादा कुछ भी हो, जिसके बारे में कोरोना हॉट स्पॉट यानी वहां कोरोना का पेशेंट ज्यादा है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट यानी वहां पे जैव विविधता बहुत ज्यादा है। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या, यह समझना होगा कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है क्या। तो जैव विविधता का मतलब हुआ कि एक पार्टिकुलर एरिया में, एक निश्चित एरिया में रहने वाले अलग अलग विभिन्न तरह के जीव जंतुओं पौधों के समूह को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी हमारा पूर्वी हिमालय पूरा है, पश्चिमी घाट पूरा है, अंडमान निकोबार इसी में आता है, जहां पे तरह तरह के जीव जंतु उपजते रहते हैं, निकलते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो ये जगह भारत में पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार है, और भारत और श्रीलंका के बीच वाला एरिया भी है। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं और पूरी दुनिया में 36 हॉट स्पॉट है। पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के 36 हॉट स्पॉट है, जिसमें से अपने इंडिया में अर्थात भारत में 4 हैं। भारत में कितने हैं? 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 काफी अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्वसन, रेस्पायरेशन। तो श्वसन के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एक तो इनहेल करेंगे और एक क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, यही ना। यानी एक बार सांस अंदर लेंगे और एक बार सांस हम लोग बाहर निकालेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे कि श्वसन हो रहा है। तो श्वसन में हम लोग सांस कौन सा लेंगे, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है तो लेंगे ही, ऑक्सीजन है तो लेंगे ही, CO2 है तो लेंगे ही, आर्गन है तो लेंगे ही, वाटर वेपर जल वाष्प है इसको भी लेना पड़ेगा, जो भी वायुमंडल में रहेगा वो लेना पड़ेगा। तो मेनली ये गैसें हैं जिसको हम लोग सांस में लेते हैं। तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, आर्गन 0.93% लेते हैं, वाटर वेपर बहुत कम मात्रा में 0.2 के आसपास लेते हैं हम लोग। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78% ही रहता है, ऑक्सीजन जो है 17% हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% हो जाता है, आर्गन 0.93% ही रहता है, और वाटर वेपर जो है 5% हो जाता है। तो कौन सी गैस की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, तो नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आर्गन में भी नहीं होता है, लेकिन आर्गन हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो सब गैस को लेते हैं जो वायुमंडल में दिख रहा है, और सांस छोड़ते हैं तो सबको छोड़ते हैं, बस मात्रा चेंज हो जाती है। और किसका नहीं होता है, तो नाइट्रोजन और आर्गन का नहीं होता है। तो हमारे विकल्प में क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का नहीं होगा। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम के चमकने का कारण क्या है। रेशम के चमकने का कारण क्या है, किस प्रोटीन के कारण चमकता है। ठीक है, तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन रेशम में पाया जाता है। तो रेशम के चमकने का तो ये कारण हो गया। हम लोगों के स्किन में पाया जाता है कोलेजन, और रेशम में पाया जाता है फाइब्रोइन। फाइब्रिन नहीं बाबू, मिस प्रिंट है, ऑप्शन लगता है फाइब्रोइन। ठीक है, फाइब्रोइन नामक प्रोटीन पाया जाता है किसमें, रेशम में, फाइब्रोइन। ठीक है, फाइब्रोइन। क्लियर। तो रेशम के चमकने का कारण क्या है बाबू, फाइब्रोइन नामक केमिकल। और यही केमिकल जो है मकड़ी के जाल में भी पाया जाता है। मकड़ी जो धागा बनाती है उसमें भी रहता है फाइब्रोइन। तो ध्यान रखना होगा इसको। कोलेजन हमारे हड्डी में है, स्किन में है। कोलेजन हमारे हड्डी में है, स्किन में है। 16 नंबर क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन का जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिस्टोन प्रोटीन, देखिए पहले तो ये जानना होगा बाबू कि ये हिस्टोन प्रोटीन है क्या। तो हिस्टोन प्रोटीन वैसे प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ में रहते हैं।
डीएनए के साथ में रहने वाले प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो डीएनए जो होता है इसके साथ जो प्रोटीन पाया जाएगा उस प्रोटीन को हम लोग कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन। और जो दो तरह के जीव आप लोग पढ़े होंगे, एक जीव जिसे हम लोग कहते हैं बाबू प्रोकैरियोटिक और एक को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए रहता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है और यूकैरियोटिक में जो डीएनए रहता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। यह भी ध्यान रखेंगे, पिछला साल सीपीओ का क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक जीव में हिस्टोन प्रोटीन होता है क्या, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, यूकैरियोटिक जीवों के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन ऐसा ढूंढना होगा जिसमें डीएनए भी हो हिस्टोन भी हो। तो हिस्टोन प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ रहते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, बी नंबर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा हम लोगों का, बी। हिस्टोन प्रोटीन किस तरह के प्रोटीन, तो वैसा प्रोटीन जो डीएनए के साथ है। अब पूछेगा हम लोगों से एग्जाम में कि हम लोग के हड्डी में कौन सा प्रोटीन है, बोन्स में कौन सा प्रोटीन है, तो हमारे बोन्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उस बोन्स को ओसीन प्रोटीन कहते हैं। हमारे बोन्स में पाए जाने वाले प्रोटीन को ओसीन प्रोटीन कहते हैं। हमारे हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले प्रोटीन को ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। हमारे बाल में पाए जाने वाले प्रोटीन को केराटिन प्रोटीन कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान रखना होगा। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है बाबू 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में काफी हायर लेवल का क्वेश्चन है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग दीजिए, पढ़िए, समझिए। 30 सेकंड आपके पास है। योर टाइम इज स्टार्ट। योर टाइम इज स्टार्ट। आंसर दीजिए आप लोग, क्या दे रहे हैं आंसर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है। मतलब नीचे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, यह बताना है कि हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन लेकर जाता है। नहीं, ऑक्सीजन और CO2 दोनों लेके जाता है, गलत हो गया। आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो यह बात तो सही लग रही है। सी नंबर क्या कह रहा है कि आरबीसी हीमोग्लोबिन का केवल CO2 ले जाता है। नहीं, ये तो ये नंबर ये स्टेटमेंट का विपरीत है। अब कह रहा है कि हीमोग्लोबिन ब्लड क्लॉटिंग कराता है। हीमोग्लोबिन का ये काम थोड़ी ना हो, तो प्लेटलेट्स का काम है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। आंसर इज द बी। आंसर इज द बी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 दोनों को लेकर चलता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान देंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 18, यह क्वेश्चन भी अपने आप में काफी अच्छा है। ब्लड में WBC की संख्या अधिक हो जाने पर क्या होगा। देखो, WBC एक तो अधिक और एक तो कम। तो कम जब होगा तो बीमारी जिसको होती है उसको बोलते हैं लाइकोपीनिया या ल्यूकोपीनिया। बेस्ट लिखते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया क्या होगा, कम होगा तो ल्यूकोपीनिया, अधिक होगा तो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ही बाबू कहते हैं ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया का ही नाम है ब्लड कैंसर। इसका इलाज फास्फोरस 32 से होता है, ठीक है। ल्यूकेमिया तो अधिक होगा तो ल्यूकेमिया और कम होगा तो ल्यूकोपीनिया। पिछला बार झारखंड दरोगा का क्वेश्चन है कि WBC की कमी हो जाएगी तो कौन बीमारी होगा। अधिक तो सब जगह पढ़ते हैं, कम हो जाएगा तो कम होगा तो ल्यूकोपीनिया होगा और अधिक होगा तो ल्यूकेमिया होगा। और ल्यूकेमिया का ही नाम है बाबू ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर इसी को कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए इसको। उन्नीस नंबर क्वेश्चन आप समझिए। ब्लड ग्रुप के से क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, AB होता है, O होता है। अब देखिए, अब हम लोग का क्वेश्चन है कि कौन किससे ब्लड लेगा, कौन किसको देगा। तो अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो ए किससे ब्लड ले सकता है, तो ए से लेगा, O से लेगा। बी किससे लेगा, B से लेगा, O से लेगा। AB किससे लेगा, A से लेगा, B से लेगा, AB से लेगा, O से लेगा। O किससे लेगा, केवल O से लेगा। ए किसको देगा, ए को देगा, AB को देगा। बी किसको देगा, बी को देगा, AB को देगा। AB किसको देगा, ओनली AB को देगा। O किसको देगा, ए को देगा, B को देगा, AB को देगा, O को देगा।
मतलब ये क्या है, ओ जो है सर्वदाता है और ए बी क्या है, सर्वग्राही है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज कॉल्ड ए बी, यूनिवर्सल डोनर इज कॉल्ड ओ। अब क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ब्लड लेने की जरूरत है, तो ब्लड देने के लिए उसकी पत्नी आती है। ब्लड देने के लिए उसकी पत्नी, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है पत्नी का, भाई का ए बी है, पुत्र का, पुत्री का ओ है, पुत्र का ए है। तो बोल रहे कौन कौन ब्लड दे सकते हैं, तो ए किससे किससे ब्लड ले सकता है बाबू, ए किससे किससे ब्लड ले सकता है, तो ब्लड ले सकता है ए किससे, ए से और ओ से। तो ए कौन कौन है भाई, तो ए और ओ, यानी पत्नी से लेगा, पुत्र से लेगा, पुत्री से लेगा, यानी 1 3 और 4। आया बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो लिख लो, लिख लो, ये डायग्राम काफी यूजफुल है, काफी यूजफुल। चलिए, तो इसी बात पे ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को। ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब चैनल को करना है, अपने दोस्तों को बताना है, शेयर करना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ में मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन का। तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। मानव शरीर का तापमान क्या होता है? मानव शरीर का तापमान जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, नहीं जाड़ों में घटता है, नहीं बढ़ता है। क्या होगा आंसर बाबू? तो मानव शरीर का तापमान सालों भर एक जैसा रहता है ना, नहीं तो पता चला कि गर्मी में बढ़ गया तो पंखा चलाने की जरूरत नहीं होती, जाड़े में घट गया तो स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसा हम लोगों में कोई फैसिलिटी नेचर ने नहीं दिया है, नेचर ने ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं दिया है। यह फैसिलिटी है एम्फीबियन में, मेढक में है, मेढक में यह फैसिलिटी है, ऊंट में भी यह फैसिलिटी है। 21 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे हम लोग। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 21, सुई चुभाने पर मस्तिष्क में के, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? यह क्वेश्चन काफी अच्छा है, सोचिए आप लोग क्या आंसर होगा इसका। सुई चुभाना है, त्वचा में चुभाएंगे, मस्तिष्क में चुभाएंगे, नेत्र में चुभाएंगे, हार्ट में, तो कहां पे सुई का चुभन का एहसास नहीं होगा? ठीक है, तो ये जान करके आपको हैरानी होगा कि हम लोगों के ब्रेन में न्यूरॉन कोशिका ब्रेन के लिए नहीं होती है। हम लोगों का ब्रेन पूरा न्यूरॉन से बना है, पूरा तंत्रिका कोशिका से बना है, लेकिन कोई भी तंत्रिका कोशिका ब्रेन का सेंसेशन नहीं देती है, मस्तिष्क के लिए नहीं देती है। तो मस्तिष्क में जब दर्द होता है तो ये मस्तिष्क को पता नहीं चलता है। तो मस्तिष्क में जो अंदर हम लोगों का ब्रेन है, खोपड़ी के अंदर, उसमें सुई चुभाएंगे तो ये हम लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस पार्ट में नहीं है न्यूरॉन सेल जो ब्रेन को सिग्नल दे। यानी मतलब जो पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है न्यूरॉन से, कोशिका से, तंत्रिका कोशिका से, उसके खुद के पास तंत्रिका कोशिका नहीं है। तो आंसर क्या होगा? मस्तिष्क होगा। आंसर क्या होगा बाबू? मस्तिष्क होगा। क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा है, मिलान करना है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 22 मिलान कीजिए। तो कैसे मिलान कीजिएगा आप लोग? प्रोजेस्टेरोन क्या है बाबू? तो प्रोजेस्टेरोन पहला तो ये फीमेल हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन फीमेल के पास आ गया। फिर है हम लोगों का टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन है, तो ये मेल के पास आ गया। इंसुलिन पैंक्रियास से निकलता है, तो ये यहां आ गया पैंक्रियास से। थायराइड, थायरॉक्सिन है, तो थायरॉक्सिन किससे निकलेगा? थायराइड से। तो देख लीजिए कौन सा आंसर होने जा रहा है। आंसर कौन सा होगा बाबू? आंसर है ए का आंसर है कौन सा? ए का आंसर, ए का आंसर 3, ए का आंसर 2 में 3 है, नहीं, देख लीजिएगा कौन है। 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए, क्या आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर देंगे आप लोग, क्या आंसर दे रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? केराटिन प्रोटीन है, जिससे हमारा त्वचा बना होता है, नाखून बना होता है, बाल बना होता है। त्वचा में भी केराटिन है, नाखून में भी है, और बाल में भी है, हेयर में भी है। फाइब्रोइन अभी हम लोग पढ़े, रेशम में पाया जाता है प्रोटीन। कोलेजन जो है ये हमारे स्किन में भी पाया जाता है, हड्डी में भी पाया जाता है।
ऑक्सीटोसिन बाबुआ ये हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जिससे दूध का स्राव होता है। इस हार्मोन की सहायता से सेक्रेशन होता है दूध का, इसलिए मवेशियों में जबरदस्ती दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। इस हार्मोन का इंजेक्शन देने पर फलों और सब्जियों का आकार बढ़ सकता है। इस हार्मोन का इंजेक्शन अगर कम उम्र के लड़के लड़कियों को दिया जाएगा तो समय से पहले यंग हो जाएंगे। तो जो हम लोगों का ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन नहीं रहेगा तो किसी फीमेल में डिलीवरी के टाइम में लेबर पेन उत्पन्न नहीं होगा। तो अच्छाई भी है इसका, बुराई भी है। तो जो हम लोग बाहर से खरीदते हैं तो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन न हो गया, ये आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन। तो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन को हम लोग कहते हैं बाबू पीटोसिन। पीटोसिन यानी जो मार्केट में मेडिकल स्टोर पे ऑक्सीटोसिन मिलता है उसका नाम क्या है? पीटोसिन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन को हम लोग बोलते हैं लव हार्मोन। लव हार्मोन के नाम से इसे जानते हैं ऑक्सीटोसिन को, और इसी को हम लोग बोलते हैं बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन, जन्म देने वाला हार्मोन, किसको? ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो फलों को पकाता है? तो फल को पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन। लेकिन एथिलीन को अगर बाजार से खरीदना होगा तो क्या खरीदेंगे बाबू? तो एक केमिकल है जिसका नाम है इथेफोन। इथेफोन नामक केमिकल से एथिलीन गैस निकलता है, और एथिलीन जो है नेचुरल रूप से पादप हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन होता है। नेचुरल रूप से ये क्या है? प्लांट हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। फल किस हार्मोन से पकते हैं? एथिलीन से। एथिलीन अगर बाहर से खरीदना चाहें तो क्या खरीदना पड़ेगा बाबू? तो इथेफोन नामक केमिकल खरीदना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बाजार से जनरली खरीदते हैं क्या? एसिटिलीन। एसिटिलीन नहीं मिलता बाजार में, कैल्शियम कार्बाइड मिलता है। तो कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस निकलती है जिससे फल पकते हैं। तो ये कृत्रिम वाला है, और ये जो है नेचुरल वाला है। एसिटिलीन आर्टिफिशियल के लिए है, कृत्रिम के लिए है, और यह प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से है। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 25 बाबू कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है, यह किससे बना होता है? तो लिटमस जो है बाबू यह बनता है लाइकेन से। और लाइकेन में भी कौन लाइकेन बाबू? तो इस लाइकेन का नाम है रोसेला टिंक्टोरिया। रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है, और यह लाइकेन जो होता है फंजाई और अलगी का सहजीवी संबंध होता है। कवक और शैवाल का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध कैसे है बाबू? तो इसको समझ लेंगे क्या है। कवक जो है यह फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण यह नहीं कर सकता है, तो नहीं करेगा। और शैवाल ये काम कर सकता है। तो शैवाल को चाहिए पानी, घर, तो पानी और घर दे देता है बेचारा कौन? कवक। बदले में यह दे देता है इसको भोजन। तो एगो को भोजन मिला, एगो को घर मिला, तो इसलिए दोनों साथ में रहते हैं। कवक और शैवाल के सिम्बायोटिक रिलेशन को, सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन का जो प्रजाति है रोसेला टिंक्टोरिया, इससे लिटमस पत्र बनता है। और लिटमस पत्र जो होता है यह अम्ल और क्षार के बीच के डिफरेंट को बताता है, क्योंकि अगर ये लिटमस है तो लिटमस को जब एसिड में डालेंगे बाबू, क्लियर, रेड लिटमस को, रेड को नहीं बल्कि लिटमस तो ब्लू रहता है ओरिजिनल, तो ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो रेड कर देगा। और रेड को जब बेस में डालेंगे तो यह ब्लू कर देगा। बी से ब्लू, आर से रेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे समय लीजिए आप लोग, लेकिन बनाइए, समय लीजिए, बनाइए। बोल रहा है कैंसर का, ट्यूमर का कैसे पता लगेगा? संसूचित मतलब इंडिकेट कैसे होगा? तो आर्सेनिक 74 से कैंसर ट्यूमर का पता लगाया जाता है। कोबाल्ट 60 से कैंसर ट्यूमर का इलाज किया जाता है। सोडियम 24 से अगर रक्त का थक्का बन गया है शरीर में कहीं, तो रक्त के थक्का का पता लगाया जाता है। और कार्बन 14 से जीवाश्म के उम्र का पता लगाया जाता है। तो कार्बन 14 से जीवाश्म के उम्र का पता लगाया जाता है। सोडियम 24 से रक्त के थक्का का पता लगाया जाता है। कोबाल्ट 60 से कैंसर ट्यूमर का इलाज किया जाता है। और आर्सेनिक 74 से कैंसर ट्यूमर का पता लगाया जाता है कि है या नहीं है।
इंजॉज क्या है? इंजॉज आप लोग नाम सुने होंगे क्लोन का, क्लोन का नाम सुने हैं। क्लोन सेम तरह के क्लोन, क्लोन मानव क्लोन पर पूरी दुनिया में बैन है। मतलब अगर मेरा क्लोन बना दिया जाए तो पता चलेगा कि मेरे जैसा आदमी एक और घूम रहा है, तो ये पूरी दुनिया के लिए समस्या हो जाएगा। ठीक है, पता चला कि ओसामा बिन लादेन एक मरा और 10 को ओसामा बिन लादेन घूम रहा है, तो मानव क्लोन पे अभी बैन किया गया है। लेकिन दुनिया में पहला क्लोन जो भेड़ का बनाया गया तो इसका नाम था डॉली। भेड़ का नाम क्या था बबुआ? डॉली। ऊंट का बनाया गया जिसका नाम था इंजॉज, और एक भैंस का बनाया गया है, भैंस वाले का नाम है गरिमा 2। गरिमा 2 भैंस की क्लोन है, गरिमा 2 भैंस की क्लोन है, डॉली भेड़ की क्लोन है, और ऊंट का क्लोन का नाम है इंजॉज। इंजॉज, इंजॉज क्या नाम है बाबू? इंजॉज। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में किसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है? पित्ताशय, पित्ताशय बोले तो बाबू गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर पित्ताशय को कहते हैं। गॉल ब्लैडर हम लोगों में पाया जाता है, जिसे पित्त की थैली कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। तो ये लगभग सब में पाया जाता है, लेकिन चूहा और घोड़ा में नहीं पाया जाता है। चूहा और घोड़ा में गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। वैसे भी मनुष्य के भी जब गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है, स्टोन हो जाता है, तो उसके गॉल ब्लैडर को कट कर दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति निराश नहीं होंगे, क्योंकि उनके भाई हैं इस पृथ्वी पर, चूहा और घोड़ा की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये लोग जिंदा है तो हम लोग भी रह सकते हैं। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा एक खरगोश की भी प्रजाति है, एक बकरे की भी प्रजाति है, तो दोनों से प्राप्त होगा। अंगोरा ऊन खरगोश की भी प्रजाति है, अंगोरा प्रजाति का नाम है। अंगोरा बोले तो बकरी, अंगोरा बोले तो खरगोश, दोनों में पाया जाता है। खरगोश भी अंगोरा होता है, बकरी भी, और दोनों किससे ऊन निकाला जाता है। तो इसलिए अंगोरा ऊन जो है खरगोश और बकरा दोनों होगा। और खरगोश को यहाँ पे शोषक कहा गया है। क्या कहा गया है? शोषक, शोषक। पेस मेकर का काम क्या है? पेस मेकर का काम क्या है? पेस मेकर क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 30 नंबर क्वेश्चन, कि पेस मेकर का काम क्या है। देखो, हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, ये राइट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट। तो यहां पे एक गांठ पाया जाता है, एक गांठ पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं SA नोड। क्या कहते हैं बाबू? SA नोड। SA नोड का मतलब हुआ साइनो ऑरिकल, साइनो ऑरिकल नोड। ये नोड जो है हार्ट को स्टार्ट करता है, एक तरह से हार्ट को चालू करने का काम, हार्ट को स्टार्ट करने का काम किसका है? SA नोड का है। इससे इलेक्ट्रोकेमिकल वेव निकलता है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, विद्युत रासायनिक तरंगे निकलती है, जिसको हार्ट समझता है, और ये हार्ट काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जब कभी खराब हो जाता है, ये नोड जब खराब हो जाता है, तो बाहर से एक नोड लगा दिया जाता है इस पे, तो उसको आर्टिफिशियल नोड कहते हैं। और इसी नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। इसी का नाम क्या है बाबू? पेस मेकर। तो पेस मेकर किसे कहते हैं? SA नोड को, SA नोड को कहते हैं पेस मेकर। और यहां पे एक नोड रहता है जिसे हम लोग कहते हैं AV नोड। यहां पे एक नोड रहता है जिसे कहते हैं AV नोड। इससे ढेर सारा फाइबर निकला रहता है। इस फाइबर को बोलते हैं हिस की पोटली, हिस की पोटली। क्या कहते हैं इसको? हिस की पोटली कहते हैं। तो हम आशा करते हैं बाबू कि जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज पढ़ा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो शेयर आप लोग इसको करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के पास इसको भेजेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बच्चों को पहुंचाएंगे, तो ताकि सबको लाभ मिले। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं कि सबको शेयर कर देंगे तो सर तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे बहुत कम ही होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब हम लोग मिलते हैं फिर साइंस टेस्ट 4 के साथ, और 4 नंबर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए। और आज कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये यूजफुल है हम लोगों के लिए किस किस एग्जाम के लिए बाबू? ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, भारत में जो भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए यूजफुल है। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल के क्लास में साइंस टेस्ट 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।